हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सीपीसी का रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, एज इन 3 पार्ट्स में हैं वो वीडियोस, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप लोग वो देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं आपके प्री के लिए, और मेंस के लिए आपके कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हो जाएंगे उन 3 वीडियोस से। आज जो है हम लोग सीपीसी की कुछ एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 30 एमसीक्यूज हैं इसमें, जिनको आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने क्या सोचा है कि जो भी हम सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, जिसका भी वन शॉट कंप्लीट करेंगे या रिवीजन कंप्लीट करेंगे, तो उसके हम कुछ एमसीक्यूज उसके बाद लगा लिया करेंगे, ताकि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए, आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो वीडियो हमने देखी वो एक्चुअल में वेस्ट नहीं गई है, और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, आपका अच्छी तरीके से रिविजन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर केम इनटू फोर्स ऑन 1st जनवरी 1909, 1st मार्च 1909, 1st अप्रैल और 1st सितंबर। तो द आंसर इज 1st जनवरी 1909। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? इस नॉट वर्ड का ध्यान आप लोगों को हमेशा रखना है हर पेपर में। आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो, कहीं भी अगर नॉट लिखा है तो आपको बहुत ध्यान से उसके जो है ऑप्शंस को पढ़ना है। Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. Institution of suits deals with section 25 of CPC. In every plaint, facts shall be proved by affidavit. Institution of suits deal with section 26 CPC. तो नॉट पूछा है, कौन सा इसमें से गलत है, यानी कि ठीक है, कौन सा इसमें से गलत है? तो हमारा बी वाला गलत है। हमें पता है कि हर जो सूट है वो इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। दिस इज रूल। इन एवरी प्लेंट जो है फैक्ट्स को प्रूव किया जाएगा एफिडेविट के द्वारा, ये भी हमें पता है, ठीक है। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स का जो बात करी गई है वो सेक्शन 26 में करी गई है, ना कि सेक्शन 25 में। 25 में हमें सुप्रीम कोर्ट की पावर दे रखी है, जो कि केसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन, पावर ऑफ कोर्ट्स इन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट in executing transferred decree is dealt under section 40 of CPC, section 41, 42, 43। तो ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता है। इसका जो आंसर है दैट इज सी, दैट इज सेक्शन 42 ऑफ CPC, जिसमें कोर्ट की पावर बता रखी है जो कि डिक्री को एग्जीक्यूट करेंगे, ट्रांसफर डिक्री को। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following deals with suits by or against government? सेक्शन 79, 80, 81 और 82। तो सेक्शन 79 जो है हमें सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट के बारे में बताता है। एंड सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट डील्स विद इज नहीं होगा। आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन और ऑल ऑफ द अबव। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बता रहा है हमें। सेक्शन 89 CPC इस बारे में बात करता है, पता है हमें अगर हमने CPC पढ़ी है तो। आर्बिट्रेशन भी है उसमें, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत भी है, कंसिलिएशन और मीडिएशन भी है। क्या नहीं है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्या नहीं है, तो आपको याद रखना है कि नेगोशिएशन उसमें नहीं इंक्लूडेड है। ये चीज आपको याद रखनी है, ऑल ऑफ द अबव, ओके। देन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। अब ये जो कुछ सवाल है, ये या तो आपको आते होते हैं और या फिर नहीं आते हैं। तो ये जैसे लीगल सर्विसेज, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी जो है आपको डेट का यानी कि फुल नेम आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की बात क्यों आई है यहाँ पर CPC में? इसलिए आई है क्योंकि जब आप सेक्शन 89 CPC पढ़ेंगे तो लोक अदालत वाला जो पॉइंट है ना, उस पर आप देखेंगे कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की बात करी गई है। एक बार घर जाकर नहीं, एक बार जो है आप लोग लोक अदालत वाला ये मतलब ये सेक्शन 89 CPC ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्री में भी सवाल बनते हैं और मेंस में भी सवाल बनते हैं, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1986, 87, 1988 और 1989। 1987, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर? ये क्वेश्चन मैंने बोला था, ये क्वेश्चन बार बार बनता है कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें वुमेन के डिटेंशन पर जो है रोक लगा रखी है, अगर डिक्री जो है पेमेंट ऑफ मनी को लेकर के है। तो सेक्शन 55, 56, 57 और 58। सेक्शन 56 में ऐसा बता रखा है।
सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बाकी क्वेश्चंस में तो आप थोड़ा सा अगर लॉजिक अप्लाई करोगे, दिमाग अप्लाई करोगे, तो शायद आप उसके कंक्लूजन तक पहुंच जाओ या आपको उसका सही आंसर पता चल जाए। बट ये वाले जैसे क्वेश्चंस हैं, ये 3 जैसे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि यू इफ़ यू नो इट और यू डोंट नो इट, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। या तो आप उसको गलत करके आओगे या तो आपको पता होगा। ध्यान से जो है सेक्शंस को पढ़ना, इंडेक्स को पढ़ना, उसको याद करना ज़रूरी है। एटलीस्ट कुछ जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, जिनसे जो है क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, वो तो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन इज डेल्ट अंडर सेक्शन 74, 73, 67 और 65 ऑफ सीपीसी। तो इसका जो आंसर है वो है सेक्शन 74 ऑफ सीपीसी। आईपीसी बोला क्या मैंने? अगर मैंने आईपीसी बोला था, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। रेजिस्टेंस टू एग्जीक्यूशन जो है वो सेक्शन 74 में। नो सेकेंड अपील शेल लाई एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, एक्सेप्ट ऑफ द ग्राउंड्स मेंशन इन सेक्शन डैश ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कौन से सेक्शन में ग्राउंड्स बता रखे हैं? उसी सेक्शन में बता रखे हैं जहाँ सेकेंड अपील के बारे में बात करी जाती है। तो सेक्शन 104, 103, 101 एंड 100। सेक्शन 100 में जो है बता रखा है कि कोई भी सेकेंड अपील जो है, जो ग्राउंड बता रखे हैं उसके अलावा लाए नहीं करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर्स ऑफ अपीलाट कोर्ट? इसमें से कौन सी जो है पावर है अपीलाट कोर्ट की? टू टेक एडिशनल एविडेंस और टू रिक्वायर सच एविडेंस टू बी टेकन, टू डिटरमाइन अ केस एंड टू रिमांड अ केस, टू फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल, और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सारी पावर्स हैं कोर्ट की, अपीलाट कोर्ट की, ठीक है। पावर टू अमेंड डिक्री और वेयर अपील इज समरली डिसमिस्ड इज डेल्ट अंडर। डिक्री को अमेंड करने की या ऑर्डर को अमेंड करने की पावर, जहां पर अपील को जो है समरली डिसमिस कर दिया गया है, कौन से सेक्शन में बता रखी है? 152, 153A, सॉरी 153, 153A और 153B। 153A में जो है ये चीज़ें बता रखी है, ठीक है। Who may be joined as plaintiff? One person may be joined in one suit as plaintiff. All persons may be joined in one suit as plaintiff. One or more persons may be joined in one suit as plaintiff. So all persons may be joined in one suit as plaintiff. Which of the following deals with when plaintiff in doubt whom redress is to be sought? अब ये सीधे सीधे ऑर्डर से, रूल से आपको सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से रूल में जो इंपॉर्टेंट है, कौन से रूल में क्या दिया हुआ है। ऑर्डर 1 रूल 5, ऑर्डर 1 रूल 6, ऑर्डर 1 रूल 7 और ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है। तो 13 का जो है हमारे पास आंसर है सी। रूल 7 में जो है हमें प्लेंटिफ इन डाउट के बारे में बता रखा है कि अगर प्लेंटिफ डाउट में है तो वो क्या कर सकता है। Then section 14, question 14, order 2 of Code of Civil Procedure deals with frame of suit, recognized agent, repeater, institution और issue and service of summon. Frame of suit order 2 में है, recognized agent 3 में है, institution 4 में है और service of summon 5 में है। तो frame of suit. Which of the following deals with order 2 rule 4 of Code of Civil Procedure? Code. Joinder of causes of action, only certain claims to be joined for recovery of immovable property, claims by or against an executor, administrator or heir, power of court to order separate trials। तो certain claims के बारे में बता रखा है कि certain claims कौन से ऐसे claims हैं जो कि रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज्वाइन किए जा सकते हैं। ऑर्डर 4 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद प्लीडिंग्स जनरली, प्लेंट, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स और नन ऑफ द अबव। अभी मैंने यहाँ पर ऊपर इस चीज़ का आंसर दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर 4 जो है हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में बताता है। Then which of the following deals with summons to be either to settle issues or for final disposal? Order 5 rule 4, ऑर्डर 5 रूल 5, ऑर्डर 5 रूल 6, ऑर्डर 5 रूल 7। तो इसका जो आंसर है वो है बी। ऑर्डर 5 रूल 5 में जो है बता रखा है द डिफेंडेंट शैल विद इन, अब यहाँ पर डेज आपको फिल करने, मैंने आपको कहा था कि जहाँ कहीं सीपीसी में आपको टाइम लिमिट दे रखी है वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं उसमें। डिफेंडेंट को कितने दिन का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स ऑन हिम प्रेजेंट अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस, कितने दिन के समय में जो है उसको रिटन स्टेटमेंट अपने डिफेंस में पेश करना होगा। 60 डेज, 15 डेज, 30 डेज, नन ऑफ द अबव। तो 30 डेज का जो है टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है।
Question 19 says Order 20 of Civil Procedure Code deals with affidavits, judgment and decree, execution of decree and orders, payment to court, judgments and decree. No abatement by party's death if right to sue survives is dealt under. सूट का अबेटमेंट नहीं होगा, यानी कि सूट खत्म नहीं किया जाएगा अगर पार्टी की डेथ भी हो जाती है तब भी, अगर राइट टू स्यू सरवाइव कर रहा है तो। कौन से ऑर्डर के कौन से रूल में? देखो ऑर्डर तो सब जगह सेम है, तो हमें रूल में हम खेल सकते हैं, वो खेला में नहीं खेलना, हमें सही मार्क करना है। क्या है अपना? ऑर्डर 22 रूल 1, ऑर्डर 22 रूल 2, रूल 3 और रूल 4। ऑर्डर 22 रूल 1 में ही सबसे पहले रूल में यही बात कही गई है कि अगर पार्टी की डेथ भी हो जाती है तो भी अबेट नहीं होता है राइट, ठीक है, अगर राइट टू नहीं, अगर राइट टू स्यू सर्वाइव कर रहा है तो, ठीक है। इंटरप्लीटर इज डेल्ट अंडर ऑर्डर डैश ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ऑर्डर 34, ऑर्डर 35, ऑर्डर 36 और ऑर्डर 37 कौन से ऑर्डर में जो है इंटरप्रीटर सूट के बारे में बताया गया है? ऑर्डर 35 सेक्शन 88 एंड ऑर्डर 35 हमें इंटरप्रीटर सूट के बारे में बताता है, ठीक है। Then question 22, it says when foreign judgment is not conclusive, which of the following in the code of civil procedure comes into operation? जब फॉरेन जजमेंट हम कह रहे हैं कंक्लूसिव नहीं है, तब कौन से सेक्शन की हम बात करेंगे? 13, 15, 16 और 10। सेक्शन नंबर 30। दो ही ऐसे सेक्शंस हैं जो कि हमें फॉरेन जजमेंट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में भी बात करते हैं। मैं सही से लिख देती हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने रिवीजन वाली वीडियो में भी बताया है कि इससे ये भी सवाल बन जाता है कि सीपीसी में ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जो कि हमें प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है 13 एंड 14। Which of the following deals with transfer of decree to court in another state in the Code of Civil Procedure? Section 40, Section 36, Section 39 and Section 52 कौन से सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 40 में जो है हमें ट्रांसफर ऑफ डिक्री के बारे में बताया गया है। फिर which of the following deals with second appeal in the Code of Civil Procedure? 111, 103, 108 and 100. 100 सेक्शन 100 सेकेंड अपील से डील करता है। Which of the following sections of the Code of Civil Procedure has been replaced by the Repealing and Amending Act 1952? ऐसे सवाल बन जाते हैं जहाँ पर कोई सेक्शन रिपील किया गया है या कोई नया सेक्शन ऐड हुआ है, तो उसका जो है ईयर कौन सा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा सेक्शन जो है ऐड किया गया है या कौन सा सेक्शन हटा है। तो सेक्शन 145, 150, 155 और 153। 155 जो है रिपील हुआ है, ठीक है। Then parties to appear on day in summons for defendant to appear and answer under which of the following in the Code of Civil Procedure? Order 5 Rule 30, Order 4 Rule 13, Order 9 Rule 1 और Order 10 Rule 22। Order 9 Rule 1 में हमें बताया हुआ है कि पार्टीज जो है वो अपेयर करेंगी जिस दिन डे फिक्स किया जाएगा। Then the word resides used in section 19 of the Code of Civil Procedure means, जहाँ पर section 19 में resides का मतलब resides लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है? Natural persons, companies, tort और none of these। Natural persons की बात करी गई है, वहाँ पर कहीं भी कंपनी या tort को लेकर के कोई बात नहीं करी गई है। Natural person भाई कहीं reside कर रहा है, defendant resides, तो reside का क्या मतलब है कि natural person। A sues B for a declaration of title to land and obtains a decree. A then sues C for possession. A जो है, देखो ध्यान से सुनो, A जो है पहले sue कर रहा है B को declaration of title to land के लिए और वो डिक्री भी obtain कर लेता है, ठीक है। A then sues C for possession, लेकिन फिर जो है A C को possession के लिए sue कर देता है। C contends that B is owner and he is in possession as B's tenant. सी कंटेंट करता है मतलब कहता है कोर्ट में कि वो बी ओनर है और वो पोजेशन में है बी के टेनेंट की तरीके, ठीक है। मतलब उसने उसको टेनेंट पे मतलब किराएदार है वो और बी जो है ओनर है यानी कि लैंडलॉर्ड है। तो द डिफेंस इज नॉट बार्ड, द डिफेंस इज बार्ड ईदर ए और बी और नन ऑफ दीज। यहाँ पर जो है डिफेंस बार्ड किया गया है, ठीक है। यहाँ पर डिफेंस बार किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देन bar to further suit is dealt under which section of CPC? 11, 16, 13 और 12। सेक्शन 12 में हमें bar to further suit के बारे में बताया गया है। Which of the following deals with copy of plaint annexed
to summons in the Code of Civil Procedure, Order 5 Rule 2, Order 2 Rule 2, Order 6 Rule 10, or Order 4 Rule 8. Copy of plaint annexed to summons in the Code of Civil Procedure, Order 5 Rule 2 talks about this. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे. आई गेस थोड़े से सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं. कोशिश करूँगी कि मैं और जो है इस तरीके के सेशंस आप लोगों के लिए ले लूँ. एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस या जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उसे लगा लें. ठीक है, वो ऑल स्टेट जुडिशरी के लिए होगा. ठीक है, किसी एक के लिए नहीं होगा. तो आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई हो. आई होप आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए हो और मैक्सिमम मार्क्स आपने स्कोर किए हो. थैंक यू सो मच.